हेलो गाइस, दिस इज विवेक सर। वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस मोरेना। तो जैसा आप लोग जानते हो, अभी तक मैं आप लोगों को 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा था और 12th क्लास के फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना। फर्स्ट चैप्टर में हमने अब देखा है अभी तक आवेश उत्पत्ति का नियम क्या होता है, और अभी तक हमने कूलम का नियम पढ़ा है, तो और आवेश संरक्षण का नियम भी पढ़ा है। तो कूलम का जो नियम पढ़ा था हमने, कूलम के नियम की जो व्युत्पत्ति होती है वो पढ़ी थी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कूलम का नियम क्या होता था। शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा उनका। तो कूलम के नियम की बात करें तो कूलम का नियम, यदि किसी दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कोई भी दो बिंदु, लेकिन वो बिंदु कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। स्थिर आवेश, उनका जो आवेशों का गुणनफल होता है, उनके गुणनफल के समानुपाती एवं उसके जो बीच की दूरी होती है, उन दोनों के आवेशों के मध्य की जो बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के बराबर होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, तो जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका मीन्स यानी कि उसका अपोजिट होना। समानुपाती का मतलब उसका समान होना। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने आ रहे हैं इस नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिट्स होती हैं, तो उनका हम पढ़ने आ रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कूलम के नियम की सीमाएं। तो पहली बात करें सीमाएं होती क्या है, तो सीमाएं आपको लोगों को पता है, लिमिट्स होती हैं, यानी उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त हम पढ़ने आ रहे हैं कि इस नियम, यानी यह जो नियम लगता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगता है। कैसे पर? बिंदु होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा, गतिमान नहीं होगा। कैसा? तो मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि दो बिंदु स्थिर आवेश, यानी जो बिंदु है, जो आवेश अपने Q1 और Q2, ये कैसे होते हैं, दोनों कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। स्थिर होने चाहिए तभी लगेगा। यानी यह नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है, यानी बिंदु कैसे होंगे, वो अपने स्थिर होंगे, एवं गतिशील आवेशों पर यह लागू नहीं होता है। तो ये क्या होगा, गतिशील जो आवेश होते हैं उन पर ये अपनी जो नियम लगता है कूलम का, ये लागू नहीं होता है। तो अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें, कि यह नियम दोनों बिंदु आवेशों के लिए कब लागू होता है, तब लागू होता है जब इनके बीच की दूरी होती है वो कितने से अधिक होना चाहिए, 10⁻⁻⁻15, यानी कि इसकी दूरी अधिकतम, यानी इससे अधिक तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए और इससे अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तब ये नियम लागू लगता है। ठीक है, बिंदु कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, और जो अपने दूरी होनी चाहिए वो 10⁻⁻15 इससे अधिक होने चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब पढ़ते हैं हम परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक का विमीय सूत्र और इसका मात्रक क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक को हमने यहाँ लिखा हुआ है, और परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है और जो अपना निर्वात होता है, वायु या निर्वात, तो उसकी जो विद्युतशीलता होती है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसको ही परावैद्युतांक कहते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम एप्सिलॉन, और इसकी जो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है जिसको हम एप्सिलॉन0 जो होती है, उसके जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, उसका अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात हम इसको ऐसे लिख, तो परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अर्थात करके हम इसको अगर यह करके ऐसे लिखें, अगर इसको गणितीय रूप में लिखें हम लोग, तो परावैद्युतांक को हमने क्या माना, इसको K से प्रदर्शित कर दे, तो K इज इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन अपॉन ये जो अपनी निर्वात या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को हमने क्या माना है, एप्सिलॉन0। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलेंगे हम परावैद्युतांक, इसका गणितीय रूप। अब बात करें हम परावैद्युतांक का विमीय सूत्र और इसका मात्रक। तो परावैद्युतांक का बात करें मात्रक, परावैद्युतांक का मात्रक, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका क्या है, कोई भी मात्रक नहीं है। और बात करें इसका विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र भी नहीं होता, इसका कोई भी विमीय सूत्र भी नहीं होता है, कोई भी इसका मात्रक भी नहीं होता। आई बात समझ में? आइए अभी हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र।
तो विद्युत क्षेत्र का मीन्स आप लोग समझ सकते हो, क्षेत्र मतलब एरिया। तो विद्युत मतलब जहाँ जहाँ तक विद्युत का प्रभाव उसको अनुभव किया जा सके, यानी जहाँ जहाँ तक उसका प्रभाव दिखाया जा सके या उसका अनुभव किया जा सके, किसका, उसके क्षेत्र का, यानी उसका जो आवेश होता है कहाँ तक। जैसे मैंने कोई माना कि ये अपना कोई आवेश है, ये कोई अपना आवेश है, तो यहाँ से मैंने कहा ये जो धनावेश है इसका क्षेत्र क्या है, ये विद्युत क्षेत्र, इसका टोटल क्षेत्र ये कहाँ तक इसको प्रभाव कर सकती है। तो मैंने माना कि ये यहाँ से यहाँ ये जो एरिया है इसको ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि दोनों आकर्षित कब करेंगे, यानी कि जब दो समान होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दोनों एक जैसे अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहीं पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से जो टोटल जो क्षेत्र होता है इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। समझ में आया। इसको ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सबसे पहले बात करें विद्युत क्षेत्र, तो मैंने बता दिया विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है, मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु रख दिया मैंने, कोई भी बिंदु मान लिया मैंने, ये लोग कोई एक बिंदु मान लिया, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस पर जो बल लगता है वह उस बल के बराबर होता है, किस बल के, जो उस बिंदु पर एकांक धनावेश, यानी कि एकांक का मतलब एक से होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो एकांक धनावेश पर लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र में जो कोई बिंदु रखा होता है वह विद्युत क्षेत्र के उस बल के बराबर होता है जो उस एकांक, यानी उस क्षेत्र के एक एकांक आवेश पर लगता है। एकांक का मीन्स होता है एक, और धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। अर्थात करके हम बात करें तो इसको ई से दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पर ये ई अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ बराबर ये अपना फोर्स यानी बल है, और क्यू यहाँ पर आवेश है। आई बात समझ, चार्ज। तो अब बात करें यहाँ से यह कैसे, अगर हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू 1 मान ले, अगर माना कल्पना कर ले कि Q बराबर 1 कूलाम हो, तो जो E है वो क्या F के बराबर है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगी। तो अब बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अपने सदिश राशि है। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक और उसका CGS मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं। अब यहाँ बात करें उसकी SI मात्रक की, तो SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम, हिंदी में भी बोल सकते हैं न्यूटन ऑब्लिक कूलाम। तो यह ऐसे बोल सकते हैं N/C, इसका जो SI मात्रक है। एवं इसका CGS मात्रक होता है वो तो है डायन पर स्थित कूलाम, डायन पर स्थित कूलाम। तथा इसका जो विमीय सूत्र होता है MLT - Q और A की पावर -1, यानी कि ये होता है अपना MLT की पावर -3 और A की पावर -1। ये इसका क्या है, ये इसका अपना विमीय सूत्र है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और जो भी अपना कोई भी अपना क्वेश्चन बने, दिमाग में डाउट हो तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।